26/11 हमले के आतंकी कसाब को अगर नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये साबित कर पाना कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इस हमले में कौन कौन से मास्टरमाइंड थे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तहव्वुर राना के भारत प्रत्यार्पण के बाद एक बार फिर से 26/11 की यादें, 26/11 के जख्म ताजा हो चुके हैं। लेकिन जिन ऑफिसर्स ने बड़ी ही बहादुरी के साथ कसाब को पकड़ा, उनका आज तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण को लेकर क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हेमंत जी हैं, जो कि उस वक्त एएसआई थे मुंबई पुलिस में, और जब कसाब को पकड़ा गया था तो उसमें ये लीड कर रहे थे, वहाँ जो ऑफिसर्स मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे वहाँ पर ये लीड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं के गोली से कसाब के बगल में जो अबू इस्माइल जो आतंकी बैठा हुआ था, इन्हीं के गोली से अबू इस्माइल की मौत हुई थी। सर शुक्रिया हमें समय देने के लिए सबसे पहले। धन्यवाद। सर कैसे याद करते हैं 26/11 की वो रात, जब, क्योंकि आतंकी के बारे में बात करना और आतंकी को फेस करना दो अलग अलग बातें हैं। मुंबई पुलिस में शायद बहुत ही कम ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने आतंकी के साथ सीधे सीधे मुठभेड़ किया होगा, उनमें से आप एक हैं। सबसे पहले मैं एनआईए टीम का अभिनंदन करना चाहूँगा कि तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण करके भारत लेके आए। और तहव्वुर राणा ये वही शख्स है जो 26/11 का मास्टरमाइंड है। 26/11/2008 उस वक्त मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ये पद पे था और मेरी नियुक्ति डॉक्टर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में थी। रात नाइट ड्यूटी थी मेरी। करीब 9:30 बजे मेरे सीनियर इंस्पेक्टर श्री नागप्पा रायप्पा माड़ी, इन्होंने मुझे उनके चेंबर में बुला के ये कहा कि ताज, ट्राइडेंट, सीएसटी इस जगह पर गोलीबारी चल रही है, आप तुरंत गिरगांव चौपाटी पे जाके नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं तुरंत सर की जो व्हीकल थी, जो वाहन था, वो लेके मैं गिरगांव चौपाटी पे पहुंचा। वहाँ पे हमारी एक बीट चौकी है, वहाँ हमारे 4 पुलिस कांस्टेबल्स थे। उनकी मदद से मैंने वहाँ पे जो साउथ से, मतलब ट्राइडेंट की ओर से जो वाहनों की जो ट्रैफिक आ रही थी, तादाद बहुत थी, तो हमने उस वक्त बैरिकेटिंग्स नहीं लगाए, क्योंकि अगर बैरिकेटिंग लगते तो वहाँ पीछे जाम हो जाता। इसलिए हमने स्टार्ट में जहाँ हमने प्राधान्य दिया कि वहाँ की जो कार आ रही थी उनको वहाँ से जाने दिया हमने। करीब 11 बजे हमने उस दौरान हमने गिरगांव चौपाटी, वहाँ के जो होटल्स है वो बंद करवा दिए, ताकि हमने एंटिसिपेट किया कि अगर समझो यहाँ पे कोई अटैकर्स आ भी गए तो ज़्यादा कैजुअल्टी न हो जाए। इसलिए हमने वो प्रिकॉशंस लिए थे। वो इलाका, गिरगांव चौपाटी जो इलाका था, वो करीबन रात के 11 बजे निर्मनुष्य हुआ था। और फिर हमने वहाँ पे जो बैरिकेड्स, आप देखते होंगे रेगुलर नाकाबंदी कैसे करते हैं, बैरिकेड्स लगा के करते हैं, वैसे बैरिकेड्स वहाँ पे हमने लगा दिए। और उस वक्त हमारे साथ 15 और पुलिस अधिकारी और अमलदार थे, जिनमें हमारे तुकाराम ओमड़े जी थे, संजय गोविलकर जी, भास्कर कदम थे। और करीबन 12:15 बजे हमें कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 टेररिस्ट है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर आने की चांसेस है। तो हमने तुरंत वहाँ पे एक मीटिंग ली। तब हमारे जो जवान थे, हमारे जो कांस्टेबल थे, हमारे जो ऑफिसर थे, उन्होंने एक बात कही, सर कुछ भी हो पर ये जो गाड़ी आएगी ये पॉइंट से आगे नहीं जाएगी, हम वो कार को यहीं पे रोक देंगे। उनका जज्बात, उनके हौसला वो देख के वाकई में मुझे भी हिम्मत, मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। फिर हमने 2 टीम की वहाँ पे, एक तुकाराम ओमड़े जी, संजय गोविलकर और उनके साथ और 6 अमलदार हमने बैरिकेड के पीछे उनको तैनात कर दिया। मैं, भास्कर कदम और भास्कर कदम का डिटेक्शन स्टाफ, वो हम लोग रोड डिवाइडर पे और रोड डिवाइडर के पीछे खड़े हो गए।
करीबन 12:30 बजे वो स्कोडा कार उस जगह पे पहुंची जहां हम नाकाबंदी कर रहे थे। हम जहां नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे आके रुक गई वो गाड़ी। हमने उनको सरेंडर आने के लिए कहा। आपको पता चल गया कि ये जो स्कोडा कार है इसमें आतंकी ही है? नहीं, क्योंकि उसका मेक दिख नहीं रहा था, पर गाड़ी जो खड़ी हो गई। जनरली क्या होता है कि गाड़ी नज़दीक आके रुक जाती है पुलिस के पास और वो बोलते हैं कि चलो आपका ड्यूटी आप कर लो। पर ये गाड़ी 50 फीट की दूरी पर रुक गई। उसी वक्त डाउट दिल में पैदा हुआ था कि ये गाड़ी हो सकती है, पर चूंकि उनका ये हमें मेक दिख नहीं रहा था, हमने वहाँ से उनको नीचे उतरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे सुने नहीं, उल्टा विंड स्क्रीन पे आगे के जो पानी का फव्वारा है विंड स्क्रीन वो शुरू कर दिया, वाइपर शुरू कर दिए और उसके जो हेडलाइट्स थे वो बहुत तेज़ कर दिए ताकि हमें उस लाइट के कारण कुछ दिखाई नहीं दिए। और बड़ी तेज़ी से वो गाड़ी हमारी ओर बढ़ी और यू टर्न लेके वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि परिस्थिति है चौपाटी की ऐसी कि भौगोलिक परिस्थिति वहाँ की जो सैंड की तरफ जो फुटपाथ है वो भी 9 इंच की है। राइट साइड में 2.5 फुट का रोड डिवाइडर है और आगे बैरिकेड्स थे, तो एक ही रास्ता उनको बचता था, वो यू टर्न लेके आए हुए रास्ते से भाग जाए। चूँकि वो गाड़ी का टर्न बैठा नहीं और गाड़ी आके सीधी जहाँ मैं रोड डिवाइडर पे खड़ा था वहाँ आके वो टकराई। मैंने तब देखा कि गाड़ी के अंदर अबू इस्माइल वो ड्राइविंग कर रहा था और कसाब बाजू में बैठा हुआ था। अबू इस्माइल ने कसाब को कुछ कहा। कसाब ने हैंड ग्रेनेड जैकेट उठाया और अपने चेहरे पे जो खून लगा हुआ था उसको साफ कर दिया उसने। तब मुझे यकीन हुआ कि यही आतंकवादी है। मैंने चिल्ला के मेरे दो टीम जो थी उनको अलर्ट कर दिया और फिर मैं अबू इस्माइल की ओर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने हम पे फायरिंग की। उसका जवाब हमारे भास्कर कदम जो मेरे ऑफिसर थे उन्होंने उसके पिस्टल से एक राउंड अबू इस्माइल की ओर फायर की और मैं गाड़ी के पीछे भागा और पीछे की ग्लास से मैंने 3 राउंड अबू इस्माइल की ओर दागी और उसको लगी, वो इंजर्ड हुआ वहाँ पे। उस वक्त आपकी गोली उसको लग गई? कहाँ पे लगी सर? उसका सर दिख रहा था तो मैंने उसको सर को एम करके 3 गोली फायर की थी जो उसको लगी। उसी वक्त कसाब जो था वो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था, हैंड्सअप की स्थिति में बैठा हुआ था। वो ढोंग कर रहा था क्योंकि जब हम लोग अबू इस्माइल की ओर अप्रोच हो ही रहे थे, कसाब ने दरवाज़ा खोला और वो नीचे उतर गया। और उसी वक्त हमारे बैरिकेड के पीछे जो तैनात टीम थी हमारे, तुकाराम ओंबळे जी, संजय गोविलकर और अन्य पुलिस अमलदार, वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही कसाब को हमारे ओंबळे जी ने पकड़ा, उसी वक्त उसने AK-47 निकाली, अपने जैकेट में छुपाई हुई और फायरिंग की। वो जो सारी गोलियां थी हमारे तुकाराम ओंबळे जी को लगी। गोलियां लगने के बावजूद भी उसने अपनी जो पकड़ थी वो ढीली नहीं की कसाब के ऊपर से, इसीलिए हम कसाब को वहाँ जिंदा पकड़ सके। सर कसाब को जब आप लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि खुन्नस था, इतने लोगों की मौत हो चुकी थी, आप लोगों को भी जब तुकाराम ओंबळे साहब को आपके सामने गोलियां लगी, तो क्या आप लोगों के इरादे में था कि इसको जिंदा पकड़ना है या आप लोगों में बहुत गुस्सा था आप लोगों में कि आप लोग उसको चाहते थे कि यहीं पर इसको भी हम मार दें? कसाब और अबू इस्माइल इनको मैंने यहाँ पे देखा था, मतलब कामा हॉस्पिटल की गली से बाहर आते हुए देखा था वो अपनी पुलिस कॉलेज में, क्योंकि मुझे हमारे कंट्रोल रूम से एक मैसेज भी आया था कि आप वहाँ कामा हॉस्पिटल पहुँचिए। तो मैं यहाँ गिरगांव से मैं वहाँ पहुँच रहा था तो मेट्रो की तरफ सब बैरिकेड्स लगा के रास्ता बंद किया हुआ था। तो वहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग पुलिस कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो ये तय हुआ था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की गली से अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हैं ऐसा। तो ये डिसीजन लेके हम लोग उसके ऊपर अमल करने वाले थे। उतने में ये जो पुलिस कॉलेज वो कामा हॉस्पिटल की गली से आई, सेंट जेवियर्स की गली से आई, तो मैंने सोचा कि ये अपनी पुलिस कॉलेज से अंदर क्या स्थिति है
हाँ, ये पूछने के लिए मैं और एक आज़ाद मैदान के एक सब इंस्पेक्टर थे, उनके पास एसएलआर थी, मेरे पास पिस्टल थी। हम लेके आगे बढ़े, पुलिस मतलब हमारे पुलिस जो व्हीकल में जो हमारे पुलिस थे उनको, पर उसी पुलिस व्हीकल से हम पे फायरिंग हुई। तब पता चला कि ये आतंकवादी है। तो मेरे जो ऑपरेटर थे उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को मैसेज दिया कि पुलिस कॉलेज में आतंकवादी है। और चूँकि हम लोग वहाँ हमारे व्हीकल में बैठने तक हमको थोड़ा समय लगा, वो तेज़ी से वो जो व्हीकल थी पुलिस कॉलेज जिसमें आतंकवादी थे वो चली गई थी। हमने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे पहुंच से बाहर हो गई थी। उसके बाद मैं वापस गिरगांव चौपाटी पे आया। वहाँ से वापस मैंने वो पुलिस कॉलेज देखी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो वो मेरा जो स्टाफ था वो हम वापस वहाँ से गिरगांव चौपाटी से सीफेस से हम ABCD रोड ये चेक करते हुए आए कि मैंने वो जो व्हीकल थी, वो पुलिस व्हीकल था, वो मैंने देखा था। तो शायद आतंकवादियों ने वो कहीं छोड़ दिए हो। तो ये मद्देनज़र रख के मैंने दोबारा जाके वो चेक करने की कोशिश की, लेकिन हमको वो पुलिस कॉलेज मिली नहीं। वापस मैं घूम के चर्चगेट से गिरगांव चौपाटी पे आया और मेरे साथ में जो हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनको ये वाक़या बताया। और थोड़े समय में, मतलब पहले ही मैंने आपको बताया कि 12:15 बजे पुलिस कंट्रोल से मैसेज आया। उसके बाद की जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। सर, तुकाराम ओमले को जब गोली लगी है ना, आप सारे लोगों ने कसाब को जो है वो पकड़ लिया था, उसके बाद का क्या मंजर था? क्योंकि हमने देखा है, फिल्मों में देखा है, क्योंकि रियल तस्वीर तो किसी को पता ही नहीं है, तो हम देखा है कैसे कि पुलिस के लोगों ने डंडे काठी से जो है कसाब को कंट्रोल किया। पर कितना गुस्सा था आपके लोगों में, क्योंकि आप ही के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो चाहते थे कि हम यहीं ख़त्म कर दें। ये आपकी बात सच है कि हमारे मन में इतना गुस्सा था, क्योंकि हमारे एक पुलिस कर्मचारी को उन्होंने गोलियां मारी थी। और मैंने तुरंत हमारे तुकाराम ओमले जी को पुलिस वैन में बिठा के हरकिशन दास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। और जब कसाब के हाथों से राइफल छीनना या ये सारी घटनाएं हुई तो गुस्सा हर एक के मन में था और यही चाहते थे कि इसको भी इनकाउंटर करे। पर चूंकि वो जिंदा था और अगर हम उसको मार दे तो पूरा एविडेंस हमें आगे नहीं मिलता, ये सब ख्याल करके हमारे जो अधिकारी थे संजय गोविलकर, भास्कर कदम, हमने उसको वहाँ पे ज़िंदा रखा। और उससे हमारी हाथापाई हुई। तब हमारे जो जवान थे उसको लाठियों से मार रहे थे। सर, ये बताइए कि कितनी देर तक कसाब जो था वो आप लोगों के कंट्रोल में था, जब तक कि और फोर्स नहीं आ जाती? और उस वक्त कसाब के साथ क्या आप लोगों का कोई इंटरेक्शन हुआ था? उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था? जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कसाब ये प्रिटेंडेड टू बी सरेंडर हैंड्स अप करके, लेकिन उसने वो किया नहीं। गाड़ी से उतरा, नीचे AK-47 छिपाई हुई निकाली और उसने फायरिंग किया। मतलब वो ढोंग ही कर रहा था थ्रू आउट उसने। जब उसको हमारे जवानों ने लाठियों से मारा तब वो ऐसा उसने ये किया कि वो घायल हो गया है या मरने की एक्टिंग की उसने, पर वैसा था नहीं। हमने तुरंत कंट्रोल को मैसेज दिया तो वहाँ पे तुरंत हमारी ATS की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे पहुँचने के बाद एम्बुलेंस भी वहाँ पे मंगाई और फिर उसको और अबू इस्माइल जो स्कोडा की ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसको उठा के हमने एम्बुलेंस में रखा। जब एम्बुलेंस में रखा तब भी कसाब और ये दोनों मतलब उनके कोई हलचल नहीं थी। और बाद में जब अस्पताल से लेके गए हम अस्पताल लेके गए चौपाटी से नायर हॉस्पिटल में, तब डॉक्टर ने उनको चेक किया तो जो अबू इस्माइल था उसको डेथ बिफोर एडमिशन मतलब उसको मृत घोषित किया था। और कसाब को तुरंत वो होश में आया और फिर जब उसने देखा कि अस्पताल में आ गया अभी मेरा इनकाउंटर नहीं हो सकता है तो वो सब बातें करने लगा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्राथमिक ट्रीटमेंट देके वो नॉर्मल हो गया और फिर उसने आगे सारी बातें बता दी। सर, उसके बाद बहुत सारी बातें आई कि उसने कलावा पहना था। अगर कसाब शायद मर गया होता तो ये साबित करना मुश्किल हो जाता कि ये लोग पाकिस्तानी आतंकी थे। आपने कुछ इस तरह की चीज़ें नोटिस की थी कि ये लोग ऐसे बनकर आए थे कि अगर इनका इनकाउंटर जाता है तो लगे कि कोई हिंदू ही हो या इसी देश का कोई हो?
ये घटना इतनी फास्ट हुई, 11:15 बजे कंट्रोल का मैसेज आया, 12:30 बजे वो कार आई, 6 मिनट के अंदर हमारा ये जो हम पे अटैक हुआ उसको रिटेलिएट हमने किया। एक घटना सिर्फ 6 मिनट के अंदर हुई। 12:36 में हम दोनों को न्यूट्रल कर चुके थे और बाद में तुरंत हमको इसकी ज़रूरत थी एडिशनल फोर्स की, तो हमने कंट्रोल से मंगाई, वहाँ पहुँची और बहुत सारे वरिष्ठ आला अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। तो ये सारी बातें देखने के लिए हमें उस वक्त हमें सिर्फ उनके ऊपर नज़र हमको रखनी थी, ये वापस मतलब ये कर रहे क्या, क्योंकि हमारे सामने हमने देखा कि उसने कैसे अटैक किया था, तो उनके ऊपर नज़र रखना हमको प्रायोरिटी थी और जो हमने की। और जब हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आए, एम्बुलेंस आए, तो उनको लेके गए, उनको सौंप दिया। फिर आगे डिसीजन हुआ कि इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करे वगैरह, आपको पता है। अब जब आपको पता चलता है सर कि आपकी वजह से, आपके टीम की वजह से अजमल कसाब ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ बल्कि बहुत बड़ा हमें एक आगे की लड़ाई लड़ने के लिए ताकत मिली, कि ये साबित करने की ताकत मिली कि ये जो आतंकी भेजे गए थे ये पाकिस्तान से भेजे गए थे, कितना कैसा फील करते हैं आप? ये जो अपने देश पे हमला हुआ 10 आतंकवादियों ने, उसके मास्टरमाइंड पाकिस्तान में थे। लश्कर ए तोयबा जो अतिरेकी संगठन है उसको पाकिस्तान की सरजमीन पे उसको पनपने की जगह दी गई है। वहाँ से मतलब ये पाकिस्तान का सब पूरा जो खेल था वो हमने सिर्फ कसाब को ज़िंदा रखा। इसकी वजह से हम उनसे इंटरोगेशन में सब सारी बातें निकाल सके और हमने पूरा जो था ये मास्टरमाइंड प्लानिंग किसका था ये पूरी दुनिया के सामने रखा और हमें ये साबित करने में हम कामयाब रहेंगे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो ये सारी बातें हमने की, मतलब हमारी जो टीम ने की, तो मुझे अपने टीम पे बहुत बड़ा फ़ख्र होता है। और हमारे जो तुकाराम ओंबळे उनके बारे में मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो वहाँ पे नहीं होते और उन्होंने अब सारी गोलियाँ अपने शरीर पे नहीं ली होती तो हो सकता है वहाँ का मंजर अलग सा होता। उनके पास 2 AK-47 थी, 2 पिस्टल थी, 1 लाइव हैंड था और वहाँ कोई भागने की जगह नहीं थी, चौपाटी पे ओपन स्पेस था। तो वो उनके पास जो AK-47 थी उनसे हमें भी भून के रख देते और हम भी वहीं पे शहीद हो जाते थे। बिल्कुल। तो हम देख पा रहे हैं सर किस तरह से आपकी जो वीरता थी, आपने जो वीरता दिखाई, आपकी टीम जो वीरता दिखाई, उसको लेकर ना सिर्फ देश में और विदेशों में भी आपको सम्मान करने के लिए आपको बुलाया गया था। सर, तहुर राना जो अब भारत आ चुका है, भारत लाया जा चुका है, क्या आपने पहले तहुर राना का नाम सुना था? ये इन्वेस्टिगेशन में जब निकला, हेडली का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब ये नाम सरफेस पे आया और तब से मैं ये केस से जुड़ा हुआ ऐसा मुझे मालूम है। सर, तहुर राना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, हर कोई चाहता है कि उसको फांसी दी जाए। मुंबई में कई जगह पर पोस्टर्स, बैनर लगाए गए थे कि तहुर राना को जो है फांसी दिया जाए। आप जैसे ऑफिसर्स जिसने इस घटना को सबसे करीब से देखा है, क्या आप लोगों के मन में आता है, आप क्या चाहते हैं तहुर राना के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? ये जो अटैक था 26/11 का, वो अपने देश के खिलाफ एक युद्ध था। आप समझो, कोई देश के नागरिक यहाँ 10 आते और फायरिंग करते, ये तो युद्ध ही था और हमने उसको लिया भी ऐसे ही और उसी तरह से हमने उसको जवाब भी दिया। उसमें जो एक इकलौता आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, उसको हमने, हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके अंदर उसको फेयर चांस दिया, उसको भी उसका पक्ष रखने की मतलब सहूलत दी थी और उसके ऊपर जो आरोप थे वो सिद्ध होने के बाद उसको फांसी की सज़ा सुनाई और उसको अमल भी कर दिया। अगर ये पैदा लोग इतना यहाँ के अंजाम दे सकते, उनको पकड़ने के बाद उनको अपनी कोर्ट में फांसी की शिक्षा हो सकती है, तो इसके जो मास्टरमाइंड है वो कैसे बच सकते अपनी न्याय व्यवस्था से? हाँ, तो अभी ये तहुर राणा प्रत्यार्पण करके हमारे सरकार मतलब एजेंसियों के हाथ में, ये जो मास्टरमाइंड है तो उनको भी इस केस के अंदर बुक करना ज़रूरी है।
जैसे भी हमें कोशिश करके उनको अगर हिंदुस्तान में हम ला सके, हमारे कोर्ट्स में उनको ट्रायल उनके खिलाफ कर सके और पनिशमेंट देके उनका जो अंजाम हुआ है, ये जो आतंकवादी 10 कसाब का, वैसे होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आज हमने प्रत्यार्पण करके तहव्वुर राणा को लाया तो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में दे दिया, वर्ल्ड में, कि हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई मतलब षड्यंत्र रचेगा तो उसको बख्श नहीं दिया जाएगा। ये हमने एक मैसेज उनको दे दिया है। सर क्या लग रहा है तहव्वुर राणा, क्योंकि आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद क्या लग रहा है कि क्या और भी मास्टरमाइंड, क्योंकि अभी तक हेडली और तहव्वुर राणा के ही नाम सामने आ रहे थे, अब इनके आका कौन थे, इनके ऊपर कौन थे, क्या लग रहा है कि और भी जो साजिश करता है उनके नाम सामने आ सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये 10-15 जन का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे आरोपी इन्वॉल्व होंगे जो अब तक हमारी इसमें आए नहीं रिकॉर्ड पे। जैसे हेडली ने तहव्वुर राणा का नाम दिया, तहव्वुर राणा जो है उसके इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल के आने की संभावना है, तो हम वो देखते हैं अभी आगे। तो जो भी नाम इस अटैक से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी में है, वो आरोपी है और उनको यहाँ पे लाके उनका ट्रायल करना और उनको पनिशमेंट देना ये बनता ही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हेमंत बौधनकर जो कि एएसआई थे उस वक्त जब 26 पुलिस इंस्पेक्टर एपीआई एक मिनट होते हैं। शुक्रिया सबसे बात करने के लिए। तो एपीआई हेमंत बौधनकर जो कि जिनकी गोली से अबू इस्माइल की मौत हुई, जिनकी मौजूदगी वहाँ पर थी जहाँ पर कसाब को पकड़ा गया था, उस टीम को ये लीड कर रहे थे और ये भी चाहते हैं कि अब जब तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण करके लाया गया है तो ना सिर्फ जो तहव्वुर राणा के ऊपर उसके आका हैं उनका नाम सामने आए, बल्कि बाद में भारत सरकार एक ऐसा मैसेज दे कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस तरह के षड्यंत्र रचने से पहले लाख बार सोचे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें